हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। आज एडेड जूनियर साइंस 30 डेज टारगेट की क्लास 29 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें 5 किंगडम्स के बारे में बताया गया है जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। लगभग ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स में इनसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, ये आपके यूपी टीजीटी बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए भी बहुत यूजफुल है। किंगडम के बारे में किसने बताया था? अर्नेस्ट हैकेल, रॉबर्ट विटेकर और कॉल वॉसने। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। इन्होंने सजीवों को बड़े वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया है या किंगडम में विभाजित करने का प्रयास किया है। विटेकर ने 5 जगत बताए हैं या 5 किंगडम्स बताए हैं: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक, वोस ने अपने वर्गीकरण में जो मोनरा जगत है उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया है: आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। और मेन जो किंगडम है वो ये 5 है, ठीक, जो विटेकर ने दिए हैं। तो अच्छा, किसी किंगडम में जब हम किसी भी जंतु के बारे में बात करते हैं तो हम क्या क्या चीजें देखते हैं, चाहे वो जंतु हो या वो पौधा हो, मतलब वो कोई भी सजीव हो। जब हम उसके बारे में बात करते हैं तो उसके बारे में हम क्या क्या चीजें देखते हैं? पहले तो उसका जगत क्या है, किंगडम क्या है, किस किंगडम से है, फाइलम क्या है, किस फाइलम के अंतर्गत आता है, और डिवीजन क्या है उसका। फिर देखते हैं क्लास या वर्ग, फिर ऑर्डर, फैमिली, जेनस और स्पेशीज। अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी इकाई क्या होती है किंगडम की, तो सबसे छोटी इकाई होती है स्पेशीज। ठीक, इसके बाद चलते हैं हम पांचों जगत के बारे में देखते हैं। पहला है मोनरा। मोनरा जगत के अंतर्गत कौन से प्राणी आते हैं या कौन से सजीव आते हैं? इन जीवों में ना तो संगठित केंद्रक होता है और ना ही कोशिकांग होते हैं, और ना ही इनके शरीर बहुकोशिक होते हैं। ठीक है, ये स्वपोषी भी हो सकते हैं, मतलब अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वयं भी बनाते हैं, और ये विषम पोषी भी हो सकते हैं, यानी कि भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित भी हो सकते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या है? जैसे बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल या इसी को कहते हैं साइनोबैक्टीरिया, और माइकोप्लाज्मा। तो ये मोनरा के एग्जाम्पल है इसमें। फिर है नेक्स्ट प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा कैसे होते हैं? ये एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, और इनमें चलने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने के लिए, गमन करने के लिए सीलिया और फ्लैजेला जैसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ये स्वपोषी भी होते हैं और विषमपोषी भी होते हैं, अपना भोजन स्वयं भी बनाते हैं और दूसरों पर भी निर्भर रहते हैं। इसमें एग्जांपल क्या है? एक कोशिक शैवाल यानी जो यूनिसेलुलर एल्गे होते हैं उनके बारे में बात करें, यहाँ पे बहुकोशिक नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक कोशिकीय शैवाल की बात हो रही है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। डायटम प्रोटोजोआ जैसे कि अमीबा हो गया, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, ये सब किसके अंदर आते हैं? ये सब प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? आपको दे देगा प्रोटिस्टा के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं या कौन सा जीव आता है। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें ऑप्शन दिया होगा ब्लू ग्रीन एल्गे, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा या फिर पैरामीशियम। तो आंसर है पैरामीशियम। फिर इसके बाद है थर्ड फंजाई। फंजाई क्या होते हैं? ये विषम पोषी होते हैं, यानी कि ये दूसरों पर भोजन के लिए आश्रित होते हैं। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते क्योंकि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, और जो मृत पदार्थों पर निर्भर रहते हैं तो इसलिए मृतोपजीवी भी कहे जाते हैं। लेकिन ये कुछ जीवित जीव द्रव्यों पर भी निर्भर होते हैं, इसलिए इन्हें परजीवी भी कहते हैं। फंजाई की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके यूपी टीजीटी और एडेड जूनियर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो किसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है? तो वो है फंजाई। फंजाई की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो वो है काइटिन नामक जटिल शर्करा की। फंजाई के एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि ईस्ट है, मोल्ड है, मशरूम है, ये सब किसके एग्जाम्पल है? इसके अलावा एगेरिकस भी होता है, ये भी एक तरह का फंजाई होता है। तो ये सब फंजाई के एग्जाम्पल्स हैं। फिर है कवकों की कुछ प्रजातियां, जैसे कि नील हरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया के साथ स्थायी अंतर संबंध बनाती हैं, जिसे सहजीविता कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। कवक की कुछ प्रजातियां होती हैं, जैसे ये कवक है, ठीक है, और ये कोई एक एल्गे या शैवाल है, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया का नाम यहाँ दिया ब्लू ग्रीन एल्गे। ठीक, तो ये ब्लू ग्रीन एल्गे क्या करती है? ये भोजन बना सकती है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। फंजाई क्या करती है? फंजाई भोजन नहीं बना सकती, तो फंजाई ब्लू ग्रीन एल्गे को या नील हरित शैवाल को रहने के लिए स्थान दे देती है, और जो ब्लू ग्रीन एल्गे है या नील हरित शैवाल है वो फंजाई को भोजन प्रदान करता है। इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे के काम आ रहे हैं, इसी को कहते हैं सहजीविता। और इस पूरे जो स्ट्रक्चर है, जो फंजाई और लाइकिन सॉरी जो फंजाई और नील हरित शैवाल की जो सहजीविता है, इसी को लाइकेन कहा जाता है। और ये लाइकेन कहाँ पाए जाते हैं? ये पेड़ों की छालों पर रंगीन धब्बों के रूप में पाए जाते हैं। तो ये लाइकेन वाला क्वेश्चन जो है ये भी पूछ लिया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा जो वर्गीकरण है यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। फिर है प्लांटी। प्लांटी के अंतर्गत पौधे आते हैं, नाम से ही पता चल रहा है प्लांटी। इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। एक चीज याद रखेंगे, पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है जबकि जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक, ये बहुकोशिक होते हैं, और यूकैरियोट बहुकोशिक मतलब मल्टी सेलुलर, एक से ज्यादा सेल्स के या एक से ज्यादा कोशिका से मिलकर बने होते हैं। स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अब प्लांटी के अंदर भी कुछ डिविजन्स हैं कि कौन कौन से पौधे होते हैं, किस किस प्रकार के पौधे होते हैं। तो एक तो होता है थैलोफाइटा, ये पौधे के अंतर्गत आते हैं। थैलोफाइटा, थैलोफाइटा क्या होते हैं? इनकी शारीरिक संरचना में विभेदीकरण नहीं होता है, सामान्यतः इन्हें शैवाल कहा जाता है। मुख्य रूप से ये जल में पाए जाते हैं। थैलोफाइटा के एग्जाम्पल क्या है? यूलोथ्रिक्स, क्लाडोफोरा, अल्वा, स्पाइरोगाइरा और कारा। ये किसके एग्जाम्पल है? थैलोफाइटा के एग्जाम्पल है। फिर दूसरा है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा क्या होते हैं? ये पादप वर्ग के उभयचर होते हैं। उभयचर का मतलब होता है जो जल और थल दोनों में रहते हैं। इनकी जो शारीरिक संरचना होती है वो विभाजित जल तथा दूसरी चीजों के संवहन के लिए इसमें विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते हैं। ठीक, इसमें कोई विशिष्ट ऊतक नहीं होते हैं, जैसे कि विशिष्ट ऊतक होता है जाइलम जो जल का संवहन करता है, वो इसमें नहीं पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल क्या है? मॉस, जिसे फ्यूनेरिया भी कहते हैं, और मार्केशिया। तो ये ब्रायोफाइटा हो गया। फिर है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा का शरीर जड़, तना और पत्ती में विभाजित होता है। जल तथा अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन ऊतक पाए जाते हैं, जैसे कि जाइलम जो जल का संवहन करता है, और फ्लोएम जो
पौधे में बना हुआ जो भोजन है, जो पत्तियों में भोजन निर्माण होता है, उसका संवहन करता है। इसके एग्जाम्पल है मार्सिलिया, फर्न और हॉर्सटेल। ठीक, तो ये 3 प्रकार के हमने देख लिए हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। इन 3 समूहों के पौधों में जननांग अप्रत्यक्ष होते हैं। इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं? क्रिप्टोगैम। क्रिप्टोगैम किसे कहते हैं? जिसमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। और वो पौधे जिनमें जनन अंग पूर्ण विकसित और विभेदित है और साथ ही साथ जनन प्रक्रिया के उपरांत ये बीज भी उत्पन्न करते हैं, वो फेनेरोगैम कहते हैं। ठीक है उन्हें। तो जो बीज उत्पन्न कर नहीं करते हैं वो होते हैं क्रिप्टोगैम, जो बीज उत्पन्न कर सकते हैं वो है। नेक्स्ट चलते हैं। बीज की अवस्था के आधार पर पौधों को पुनः 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है। ठीक है, पहले हमने क्या देखा? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। उसमें हमने देखा बीज उत्पन्न करने वाले और बीजों को उत्पन्न ना करने वाले। अब बीज उत्पन्न करने और ना उत्पन्न करने के आधार पर भी इनको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। एक है जिम्नोस्पर्म और एक है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है कि जो बीज होते हैं वो दिखाई देते हैं। ठीक है, बाहर दिखाई देते हैं, मतलब नग्न बीज होते हैं, ये आपको बाहर दिखाई देते हैं कि ये इसमें बीज है या बीज लगा हुआ है। जबकि जो एंजियोस्पर्म होते हैं इसमें बीज कैसे होते हैं? ये फल के अंदर बंद होते हैं। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म में बीज दिखाई देते हैं या नग्न बीज होते हैं और एंजियोस्पर्म में बीज फल के अंदर बंद होते हैं। ठीक, अब इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जिम्नोस्पर्म किसे कहते हैं? ग्रीक भाषा में जिम्नो का अर्थ होता है नग्न और स्पर्मा का अर्थ होता है बीज, इसलिए इन्हें नग्नबीजी पौधे कहते हैं। ये पौधे बहुवर्षीय, सदाबहार तथा काष्ठीय होते हैं। इसके एग्जाम्पल याद रखने, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं पाइनस और साइकस। तो पाइनस और साइकस किस प्रकार के पौधे हैं? ये जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, आ सकता है इनमें से कौन सा पौधा जिम्नोस्पर्म है, उसमें ऑप्शन में पाइनस आ सकता है, साइकस आ सकता है। ठीक है, और अधिकतर ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाता है और साइकस एग्जाम्पल तो बहुत ही देखने को मिलता है। फिर है एंजियोस्पर्म। ये ग्रीक भाषा के एंजियो और स्पर्मा से मिलकर के बना हुआ है। ठीक, एंजियो का अर्थ होता है ढका हुआ और स्पर्मा का अर्थ है बीज, अर्थात ढका हुआ बीज। इन्हें पुष्पी पादप भी कहते हैं और इनके बीज जो होते हैं वो फलों के अंदर ढके हुए होते हैं। बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है जो बाद में जाकर के फल बन जाते हैं। ठीक है, बीजों में बीज पत्र होते हैं। बीज पत्रों की संख्या के आधार पर एंजियोस्पर्म को 2 भागों में बांटा गया है। एक होते हैं एक बीज पत्रीय, इन्हें कहते हैं मोनोकोटिलेडन्स, इन्हें कहते हैं मोनोकॉट्स। और एक होते हैं द्विबीजपत्रीय, जिन्हें हम कहते हैं डाइकॉट्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका इतना टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स के बारे में मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ। हालांकि बस आपका चैप्टर में बस इतना ही दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के बारे में देख लेते हैं। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री का मतलब होता है जिसमें एक ही कोटिलेडन पाया जाए। ठीक, यानी वो 2 भागों में विभक्त ना हो। ठीक है, जो एक है, जो 2 भागों में विभाजित नहीं है। ठीक, और वहीं अगर हम डाइकॉट की बात करते हैं या द्विबीजपत्री की बात करते हैं, तो नाम से समझ में आ रहा है डाई यानी कि 2, जो 2 भागों में विभक्त है। ये मैं आपको समझाने के लिए बहुत ही ईजी तरीके से समझा रही हूँ। तो मोनोकॉट्स में अगर आप किसी भी पेड़ के 3 भाग देखते हो, ठीक है, एक क्या होता है? पत्ती वाला पार्ट होता है, एक होता है तने वाला पार्ट और एक अंदर होता है जड़ वाला, जिसको आप सामने से नहीं देखते हो, लेकिन अगर आप किसी छोटे पौधे की जड़ उखाड़ते हो तो आप उसको जड़ देख सकते हो। तो ये 3 पार्ट होते हैं। अब हम पत्ती के आधार पे कैसे पहचानेंगे कि मोनोकॉट है या डाइकॉट है, एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री है? तो बहुत ही आसान सी बात है। पत्ती का स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसमें पैरेलल लाइंस है, समांतर रेखाएं हैं। ठीक, जैसे कि इस तरह से केले की आपने पत्ती देखी होगी, उसमें ऐसे समांतर रेखाएं होती हैं। ठीक, या फिर ऐसे है और इस तरीके से आपने पत्ते देखे होंगे, इस तरह की। चाहे वो समांतर रेखाएं हॉरिजॉन्टल हो, चाहे वो समांतर रेखाएं वर्टिकल हो, अगर समांतर रेखाएं हैं तो वो पौधा या वो पेड़ कैसा होगा? वो एक बीजपत्रीय होगा। आपको बाकी पार्ट्स देखने की जरूरत ही नहीं, आप सिर्फ एक पार्ट देखकर ही बता दोगे कि वो पौधा एक बीजपत्रीय है। अब बात आती है द्विबीजपत्रीय की। तो द्विबीजपत्री में क्या है? अगर कोई पत्ती है, ठीक है, और उस पत्ती की संरचना ऐसी है, आपने जैसे नॉर्मल पत्तियां देखी होंगी, यहाँ थोड़ा सा जालनुमा संरचना होती है, छोटी छोटी सी वेन्स निकली रहती है। तो अगर जालनुमा संरचना, जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको दे दूं, आम की पत्ती, अमरूद की पत्ती या बरगद की पत्ती, इनमें क्या होती है? जालनुमा संरचना होती है, हल्की हल्की। ठीक है, तो ये जो पेड़ है ये कैसा होगा? ये द्विबीजपत्रीय होगा। पेड़ पौधा पूछा जाए या पत्ती पूछी जाए या तना पूछा जाए या जड़ पूछी जाए, ये सब, या बीज पूछा जाए, ये सब द्विबीजपत्रीय होंगे। और जो इस प्रकार के हैं ये सब एक बीजपत्रीय होंगे। मतलब आपको पूरा पौधा, पूरा पेड़ देखने की जरूरत नहीं है, आप उसका कोई भी एक पार्ट देखकर बता सकते हो कि इसके बाकी पार्ट कैसे होंगे और वो पर्टिकुलर पार्ट कैसा है, एक बीजपत्री है या 2 बीजपत्री है। ठीक है, जैसे एक बीजपत्री के एग्जांपल हो गए घास, आपने देखी होगी, लंबी लंबी, तो सनष्टपत्री की एग्जांपल हो गए। सेकंड, इसके बाद देखते हैं, ये तो हो गया आपका पौधों के आधार पे। अब हम देखते हैं तने के आधार पे। तो तने के आधार पे थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो एक बीजपत्री होते हैं उनके तने खोखले होते हैं और बहुत सॉफ्ट से होते हैं, जबकि जो 2 बीजपत्री हैं उनके तने थोड़े मोटे से होते हैं। ठीक है, मतलब अंदर से ठोस होते हैं और वो थोड़े कठोर होते हैं एक बीजपत्री की तुलना में। लेकिन मेरा सजेशन यही है कि अगर आपसे किसी पौधे के बारे में, पेड़ के बारे में पूछा जा रहा है कि एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री है, तो आप सीधे सीधी सी बात है, उसकी पत्ती को देख करके या उसकी जड़ से अनुमान लगा सकते हो या उसके बीज से अनुमान लगा सकते हो। वो बहुत ईजी रहेगा इन कंपेरिजन टू तना। अगर किसी पौधे के तने के बारे में पूछा जा रहा है कि वो एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री है, तो आपको तने पर ध्यान ही नहीं देना। आप ये देख लो कि इस पौधे की पत्ती कैसी है या उस पौधे का जड़ कैसा है, तो वो तना भी वैसे ही हो जाएगा। अगर पत्ती उसकी एक बीजपत्री है या जड़ एक बीजपत्री है, तो तना भी एक बीजपत्री होगा, वो पूरा पौधा ही एक बीजपत्री होगा। ठीक, तो ये हो गया तने के आधार पे। अब हम देखते हैं जड़ के आधार पर। तो जड़ के आधार पर कैसे होगा? एक बीजपत्री जो भी पेड़ या पौधे होते हैं उनकी जड़ इस तरह से रेशे नुमा होती है। ठीक है, रेशे नुमा जड़ होती है, जिन्हें कहते हैं आपस्थानिक जड़ें, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक है, और जबकि जो 2 बीजपत्री हैं उनकी जड़ एक मेन जड़ होती है और उसमें से छोटी छोटी सी जड़ें निकली होती हैं। ठीक है, मूल रूम निकले होते हैं, इन्हें कहते हैं टैप रूट या मूसला जड़। इसी को कहते हैं टैप रूट या मूसला जड़। तो आप जड़ से आसानी से पहचान सकते हैं ये एक बीजपत्री है और ये द्विबीजपत्री पौधा है।
अब बीज के आधार पर भी यही देख लेते हैं, बीज के आधार पर कैसे होता है। तो बीज में क्या होता है, जैसे आपने गेहूं का बीज देखा है, गेहूं का बीज क्या होता है, वो पूरा एक बीज होता है, यानी जो गेहूं का दाना है वो एक होता है, उसको दो भागों में डिवाइड नहीं किया जा सकता। जबकि आप मटर देखते हो, तो मटर में क्या होता है, ये मटर है, आप मटर को फुलाओ तो आप उसको देखोगे कि आसानी से आधा हिस्सा ये बाहर निकल आता है, आधा हिस्सा ये निकल आता है, ये दो हिस्से आपको मिल जाते हैं। तो ये जो एक है जिसको हम दो भाग में डिवाइड नहीं कर सकते, जो दो पार्ट में डिवाइड नहीं होता है, ये हो गया एक बीज पत्री। और जो इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जैसे मटर है, चना है, ये हो जाएगा द्विबीज पत्री है। तो ये आपका एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री का क्वेश्चन हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर रह गया, इसको देख लेते हैं। पृथ्वी पर कर्क और मकर रेखा के बीच जो क्षेत्र है, ठीक है, जहां पर नमी होती है, वहां पौधों में काफी विविधता पाई जाती है। उस क्षेत्र का नाम क्या है, तो ये कहलाता है मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र। तो ये आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र ये कहाँ पर है, पृथ्वी पर कर्क और मकर रेखा के बीचों बीच है। फ्रेंड्स, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। 30 डेज तक अडल्ट जूनियर सुपर टेट साइंस टारगेट क्लासेस के लिए हमसे जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।